झूठ नहीं बोलता। ये भारत की साख, ये हमारे पूर्वजों की साख किसने बनाई? व्यापारी ने बनाई। उस व्यापारी के बोलने पर दुनिया का इतना विश्वास था। ऐसा मानवता का सारे विश्व को पाठ पढ़ाने का जीवन ध्येय लेकर के राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जीता रहा है। भारतीय संस्कृति का तक वही संबंध है। हमारे किसी से संबंध बना लेते हैं। नदी हमारे लिए माँ है, माँ है। एक बच्चे के घर में गया था, वो छोटा सा बच्चा यही दिल्ली में, बस 7 साल का 8 साल का बच्चा मेरे से पहेलियां बुझा रहा है भोजन करते समय। और पहेलियां बुझाते बुझाते उसने मेरे को पहेली पूछी, क्या आप बताओ कि गाय की बहन कौन? तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा भैंस। बोले नहीं भैंस नहीं। मैंने और कुछ बताया, उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा तुम बताओ कौन गाय की बहन? तो बोलता गाय की बहन बिल्ली। तो मैंने कहा गाय की बहन बिल्ली कैसे हो सकती है? तो बोले गाय माँ है, बिल्ली मौसी है। ये हमारे संबंध है। चंदा मामा है। हमने वस्तुओं से, हमने प्रकृति से संबंध जोड़ा। सड़क पर चलते हुए अजनबी को भारत में आवाज देते समय, अब तो कहाँ भारतीय रहे तो अब तो हाय हेलो कर लेते हैं, वरना भारत में बिना संबंधों के अजनबी को भी आवाज नहीं दी जाती। बस में चलते समय धक्का देने वाले को भी हम कहते भाई साहब जरा संभाल के, उसको भी भाई बनाते हैं। मौसी, मामी, ताई, कुछ ना कुछ संबंधों का नाम लिए बिना, बहन जी, संबंधों का नाम लिए बिना किसी महिला को औरत कहना भारत में गाली है। रसवती भी है और सरस भी है, और दोनों मिलाकर के सरस्वती है। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे शिक्षक है, हम देवी की यदि वास्तविकता में सरस्वती की उपासना करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में सरस्वती की उपासना तब होगी जब हमारे पढ़ाने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों में रस होगा, आनंद होगा। आज स्थिति क्या हो गई? हर घर में बच्चे को सुबह और जबरदस्ती तैयार करना पड़ता है। माँ को लालच या दंड दिखा करके, या तो भय दिखाना पड़ता है दंड का, या लालच दिखाना पड़ता है। चला जा स्कूल, चला जा, होमवर्क कर लेगा तो एक कैडबरी मिलेगी, एक टॉफी मिलेगी। या तो लालच से या भय से, जो कि केवल पशुओं के लिए काम में लिए जाने वाली चीजें है। किसी भी काम को करवाने के लिए भय अथवा लालच केवल पशुओं के लिए ठीक होता है। मनुष्य के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण है प्रेरणा। प्रेरणा और उद्देश्य पता चल के जब मनुष्य काम करता है तब उसको काम कहते हैं। ये लालच से या दंड से किया गया काम नहीं है। हम अपने बच्चों को पशु बना रहे हैं। क्यों बना रहे? क्योंकि उसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं, उसको विद्यालय जाना नहीं। अरे उसको तो छोड़ दो, शिक्षकों को विद्यालय जाने की इच्छा होती है क्या? वो भी चाहते हैं छुट्टी मिल जाए तो अच्छा, जितनी ज्यादा मिल जाए उतनी अच्छा। महीना शुरू होते ही कैलेंडर में देखते हैं कितनी छुट्टियां हैं, और फिर रक्षाबंधन रविवार को आ गया तो गाली देते हैं, अरे एक छुट्टी तो खा गया, इस बार तो 15 अगस्त भी गया। जिस शिक्षक को विद्यालय में जाने में आनंद नहीं, विद्यार्थी को विद्यालय में जाने में आनंद नहीं, जल्दी भागना चाहता है। पता चला कि देश के कॉलेजों के अंदर बायोमेट्रिक्स, पढ़े लिखे पीएचडी ही बन सकते हैं। हाँ, डॉक्टरेट के बिना, या तो नेट क्लियर करो या डॉक्टर बनो। इतने पढ़े लिखे होकर के आप टीचर बने कॉलेज में, और उसके बाद सरकार ने आपको अंगूठा छाप बना दिया कि रोज आकर के अंगूठा लगाओ, जाते समय अंगूठा लगाओ। क्यों? क्योंकि आप विद्यालय में पाए नहीं जाते। उसको रस नहीं आ रहा पढ़ाने वाले को, पढ़ने वाले को रस नहीं आ रहा, तो सरस्वती की उपासना हो कैसे सकती? सरस्वती की उपासना तो तब होगी जब अपना विद्यालय या आनंदालय बन जाएगा। बच्चों को विद्यालय से भगाना पड़ेगा, चलो तुम्हारे माँ पिताजी इंतजार कर रहे, जाओ जाओ, मुझे भी घर जाना है। वहां भगवान करे ना हो किसी के घर में, लेकिन टीवी के सीरियल में तो देखा ही होगा आपने। सीरियल दिमाग को सड़ाए वो सीरियल, सच बोलने की कसम खा रखी इसलिए सीरियल कहता हूँ। तो टीवी के सीरियल में या फिल्म में देखा ही होगा, कहीं पर कोई अपराध होता है, पुलिस पहुंचती है, पहला काम क्या करती है? अपराध के स्थान पर जाकर के साक्ष्य इकट्ठा करने में सबसे पहला काम पुलिस क्या करती है? आपने देखा है? कौन से साक्ष्य इकट्ठे करती है? पता है आपको? फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे करती है, उंगलियों के निशान इकट्ठे करती है। क्यों? क्योंकि उंगलियों के निशान से चोर पकड़ा जाएगा। क्यों पकड़ा जाएगा उंगलियों के निशान से चोर? क्योंकि दुनिया में
प्रत्येक व्यक्ति के उंगली के निशान अलग है। उसमें भारतीय शिक्षण मंडल ने इस विधि को आज कैसे लागू किया जा सकता है उसका प्रारूप बना दिया, व्यावहारिक प्रारूप बना दिया। प्रत्येक बच्चे के अंदर की अद्वितीयता को हंसते हंसते खेलते खेलते मस्ती से सरकारी से लेकर सारे विद्यालयों में किया जा सकेगा। और केवल विद्यालय नहीं, भारतीय शिक्षण मंडल कहता है शिक्षा को बांट करके मत देखो, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक ये क्या नौटंकी है। गर्भ संस्कार से लेकर शोध तक शिक्षा शिक्षा है पूरी की पूरी। इसलिए महाविद्यालय हो या विद्यालय हो, शिक्षा का प्रारूप या स्वरूप नहीं बदलता। इसलिए हमने पूरी समग्र शिक्षा का प्रारूप बनाया। किसको हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, हायर एजुकेशन को किस प्रकार होना चाहिए, भारतीय शिक्षण मंडल ने वो सारी बातें उस शिक्षा पद्धति में रखी है। हम उस शिक्षा पद्धति को समाज में ले जाना चाहते हैं। आने वाले वर्ष भर समाज में उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप लोगों पुस्तक लेंगे तो उस पुस्तक के अंतिम 4 पन्ने पर फीडबैक फॉर्म है, अभिमत का प्रपत्र है। उस पूरी पुस्तक को पढ़ने के बाद वो 4 पन्ने भर करके आप हमको वापस दीजिए। इतना ही नहीं, उस पुस्तक को और मित्रों से पढ़वाइए, फोटोकॉपी करके और भरवाइए वो प्रश्न पत्र। हम चाहते हैं कि समाज के प्रत्येक तबके में इसके ऊपर चर्चा हो, हम लोगों को बताया जाए कि इसमें इस प्रकार से परिवर्तन आवश्यक है। देश के प्रत्येक जिले में इस प्रकार की और चर्चा सत्र हम करने वाले। इसमें द्विवचन है, बाकी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन है। सहनावतु द्विवचन में है प्रार्थना, स नौ हम दोनों, अवतु आगे बढ़े, सहनो भुनक्तु हमारा पोषण साथ में हो, हम शक्ति को प्राप्त करें। हम दोनों, कौन दोनों, शिष्य और गुरु, शिष्य और गुरु दोनों साथ में आगे बढ़े। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर बोथ ऑफ देम। तब सरस्वती की उपासना होगी। दोनों सीखना प्रारंभ करेंगे तब आनंद से भर जाएगी कक्षा। आज हम सिखाने में लगे तुले हुए। हम लोग कहानियां तो पढ़ते, महाभारत तो पढ़ते, आस्था के और संस्कार के चैनल लगा लगा करके बार बार वही भागवत की तो कथा सुनते हैं। लेकिन कभी विचार किया, एकलव्य की कथा में कभी विचार किया, एकलव्य ने किससे सीखा? एकलव्य के सामने पत्थर की द्रोणाचार्य की मूर्ति है, अर्जुन के सामने साक्षात जीवंत प्राणवान द्रोणाचार्य है। एक जगह पर सिखाने की प्रक्रिया चल रही, एक जगह पर सीखने की प्रक्रिया चल रही। कौन अच्छा धनुर्धर बना? यदि अर्जुन अच्छा होता और एकलव्य कम होता तो अंगूठा काहे मांगते? अंगूठा तो मांगा इसलिए कि एकलव्य बेहतर हो गया। पत्थर की मूर्ति के सामने काम करने वाला बेहतर और प्राणवान गुरु है वो कमतर। क्यों? क्योंकि शिक्षा में पढ़ाना यह सीखने की प्रक्रिया की बाधा बनता जा रहा है। टीचिंग इज बिकमिंग इंपेडिमेंट ऑफ लर्निंग। ऐसी शिक्षा पद्धति आज लागू हो सकती है, बड़े आराम से लागू हो सकती है। भारतीय शिक्षण मंडल ने उसका व्यावहारिक प्रारूप बना दिया, वो आपके सामने प्रकट हुआ है, प्रकाशित किया गया। मैं आप सब लोगों से 2 आह्वान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। 2 आह्वान कर रहा हूं। यह परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर पर, अपने स्तर पर प्रारंभ तुरंत आज से हो सकता है। आज से हम अपने स्थान पर इस काम को कर सकते हैं और व्यवस्थागत परिवर्तन के लिए वो जो पुस्तिका है उस पर अध्ययन करके और देश भर से लाखों लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे, वो सारी एकत्रित करने के बाद नवंबर 2015 के बाद उन प्रतिक्रिया पर आधारित इसका और अधिक व्यवस्थितीकरण किया जाएगा। हमारा मानना है, भारतीय शिक्षण मंडल 1969 से ये मांग कर रहा है कि आप पॉलिसी बनाते हो, नीति बनाते हो और नीति बनाने वाले में प्रत्यक्ष जो काम कर रहे हैं उनका तो कोई सहभागी नहीं होता। जो विद्यालय में पढ़ा रहे, जो अभिभावक बच्चों को भेज रहे, उनको बिना पूछे नीतियां बन जाती है। ऑफिसर नीतियां बना देते और बनाते कहाँ है, इधर उधर के देशों से कॉपी पेस्ट कर देते। सीबीएसई के और विद्यालयों में जब कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हुई, सीसीई, समग्र और सतत मूल्यांकन, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में वक्ता था और मेरे उस सत्र की अध्यक्षता सीबीएसई की एक जॉइंट डायरेक्टर कर रही थी। बाद में चाय पी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़ी अच्छी शिक्षाविद है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बाद में जब चाय पी रहे थे सत्र के बाद, तो चाय पीते पीते मैंने पूछा, मैडम एक बताओ, ये सीसीई कौन से देश से कॉपी किया?
मैंने बाकी कुछ पूछा ही नहीं। उनके मुंह से चाय बाहर निकल आई हंसी के कारण। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा इस देश में हो क्या रहा है 67 साल से, इधर उधर से कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हैं। जो वास्तविकता में समाज में जड़ों में काम कर रहे हैं उनको पूछ करके नीतियां नहीं बन रही। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल ने नीति बनाई। अभी 8 तारीख के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आई थी, मैं शिक्षा मंत्री कहता हूँ, वो नाम बदल दिया है। जब से सारा का सारा शिक्षा व्यापार बन गया, सारे जीवन को ही हमने व्यापार बना दिया, और जीवन व्यापार बन गया तो मनुष्य नोट छापने की मशीन बन गया, नोट छापने का यंत्र बन गया। इसलिए हमने मानव को संसाधन कह दिया, रिसोर्स कह दिया। अंग्रेजी पढ़ाने वाले भी बैठे होंगे, जरा रिसोर्स शब्द का अर्थ बता दो। रिसोर्स है ना वो, ये माइक रिसोर्स है, ये मेरी आवाज को बढ़ा करके आप तक पहुंचा रहा है, ये रिसोर्स है। लेकिन ये तो सोर्स है ना, ये सोर्स से आवाज नहीं निकलेगी तो ये रिसोर्स करेगा क्या? बिना सोर्स के रिसोर्स का कोई मतलब है क्या? जो मनुष्य सोर्स है उसको हमने रिसोर्स बना दिया। इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे को नोट छापने की मशीन बनाने पे तुला हुआ है, क्योंकि रिसोर्स। इसलिए मंत्रालय भी रिसोर्स मंत्रालय हो गया। मनुष्य रिसोर्स, मानव संसाधन। कहां से मानव संसाधन है तो फिर साधन क्या है, फिर मूल क्या है और साध्य क्या है? यदि मानवता साध्य नहीं है और मानव यदि साधन नहीं है तो फिर ये बाकी के संसाधनों का क्या कचरा करेंगे? मनुष्य वस्तु बन जाता है तब उसे भौतिकवाद कहते हैं। शिक्षा मंत्री आई थी 8 तारीख को, वहां पर हमने ये पुस्तक सबको दी थी। बाद में जब 3, 4, 5, 6 वाइस चांसलर के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कोई शिक्षा का प्रारूप भारतीय शिक्षण मंडल ने बनाया, बांट रहे हो आप? हमने कहा हाँ बांट रहे। उन्होंने कहा हमको भी एक दे दो। मैंने कहा दे सकता हूं, व्यक्ति के रूप में, मंत्री के रूप में नहीं। बोले क्यों? मंत्री के रूप में दे दो, हम भी नई शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा आप अपनी बनाओ, हम हमारी नहीं देंगे। तो बोले क्यों नहीं दोगे? मैंने उनको उत्तर दिया क्योंकि अभी पकी नहीं है। तो बोले ये भी पकनी पड़ती है। मैंने कहा फल कच्चा दे दिया जाए तो खट्टा करके थूक दोगे। हम पूरे समाज में लेकर के जाएंगे, समाज का अभिमत देंगे, समाज इसको पकाएगा। जब ये पक करके तैयार हो जाएगी तब सारे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। क्योंकि जब तक समाज में मान्यता नहीं होगी तब तक सरकार की मान्यता का उपयोग नहीं। क्योंकि उस शिक्षा नीति में लिखा है सरकार को शिक्षा का नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। मानेगी कोई सरकार? शिक्षा समाज का काम है, शिक्षा शिक्षाविदों का काम है, उसको स्वायत्त बना दो। प्रारंभ में उसको स्वायत्त बनाने के लिए व्यवस्था बना दो। जैसे इलेक्शन कमीशन है, कल उन्होंने हरियाणा के और महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा की। प्रधानमंत्री को पूछा, पूछने की जरूरत नहीं उनको। गृह मंत्री को पूछा, पूछने की जरूरत नहीं उनको। स्वायत्त है, चुनाव के समय उनकी दादागिरी चलेगी। कलेक्टर को इधर से उधर भेज देंगे, शिक्षकों को इधर से उधर भेज देंगे, ये करो वो करो, स्वायत्त है। हमने कहा प्रारंभ में यहां से करो, शिक्षा के लिए एक स्वायत्त आयोग बना दो, शिक्षाविदों के हाथ में दे दो, जिसमें ना ब्यूरोक्रेट्स होंगे ना कोई राजनेता होंगे। शिक्षा को जानने वाले लोग बैठ करके शिक्षा का नियंत्रण करेंगे। अब कौन सी सरकार इस बात को मानेगी? भारतीय शिक्षण मंडल की मान्यता है, यह पहला आह्वान था। दूसरा आह्वान है आप लोगों के बीच में, भारतीय शिक्षण मंडल के साथ आपको जुड़ने का मैं आह्वान कर रहा हूं। और भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जुड़ने का मतलब सदस्य बनना तो है ही, सदस्यता की व्यवस्था है, लेकिन केवल एक पर्ची काट करके सदस्य बनने तक से मैं नहीं मानता कि आप भारतीय शिक्षण मंडल के अंग बन जाएंगे। सबसे सरल काम है पैसा देना, पैसे का दान सबसे सरल है। और भारतीय शिक्षण मंडल की सदस्यता तो क्या 50 रुपए ही है, इसलिए 50 रुपए देने में तो क्या लगता है, अभी ले लो और सदस्य बना लो। केवल उससे काम नहीं चलेगा, मैं आपसे इससे बड़ा दान मांगता हूं। और मैं आपसे झोली फैला करके, हमारा काम ही है इंटरनेशनल फकीर है, अब झोली फैला करके भिक्षा ही मांगते, लेकिन भिक्षा पैसे की नहीं मांगते, संपदा की नहीं मांगते। क्या करना, कहाँ रखेंगे, जेबें है नहीं, हमको भिक्षा चाहिए समय की। मैं आप सब लोगों के सामने झोली फैला करके आपके जीवन में से समय मांगता हूं। आपके सप्ताह का 1 घंटा भारतीय शिक्षण मंडल को दीजिए। 24 × 7 168 घंटे होते हैं सप्ताह में।
क्या 168 घंटे में से 1 घंटा भारत माता के लिए आप नहीं निकाल सकते? मैं आपके सामने झोली फैला करके 168 में से 1 घंटे का दान मांग रहा हूं। आप पूछेंगे 1 घंटा देकर के हम क्या करेंगे? भारतीय शिक्षण मंडल चाहता है कि आप जहां पर हो वहां पर मंडल की स्थापना करें। मंडल शब्द का अर्थ ही अद्भुत है। मंडल यानी वृत्ताकार, गोलाकार। मंडल में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान होते हैं, सारे अध्यक्ष होते हैं। इसलिए एक मंडल तैयार कीजिए। सप्ताह में किसी भी एक दिन 1 घंटा 4 से लेकर 12 तक लोग इकट्ठे आए मंडल में। साप्ताहिक मंडल के अंदर 1 घंटा आपको निकालना है। आपके महाविद्यालय में कर सकते हैं, आपके विद्यालय में कर सकते हैं। आपके जैसे भारत माता से प्रेम करने वाले 4 तो साथी होंगे आपके घर में कर सकते हैं। मैं माताओं से आह्वान करता हूं, आपकी पास पड़ोस की माताओं को इकट्ठा कीजिए। सप्ताह में एक दिन 1 घंटा, 168 घंटे में से 1 घंटा भारत माता के लिए। उस दिन साड़ियों की और सड़ियल की चर्चा नहीं करेंगे। उस दिन केवल बच्चों के संस्कारों की चर्चा करेंगे। इस देश के अंदर संस्कारों का पुनरारोपण होने में, परिवारों का फिर से एकत्रित होने में, मन के बड़े होने में और भारत को विश्वगुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, 1 घंटा अपने जीवन का दीजिए। वहां बुक स्टॉल पर संगठन गढ़े चलो नाम की पुस्तक है। उस पुस्तक के अंतिम 4 पृष्ठों में मंडल में क्या करना है वो दिया हुआ है। वैसे तो बहुत सरल बात है, 1 घंटा निकालना, इकट्ठे आना। मैंने 12 इसलिए कहा कि 1 घंटे में 12 लोग होंगे तो 5-5 मिनट सबको मिल जाएंगे। बैनर की जरूरत नहीं, आप करोगे वो मंडल। लेकिन अंतिम अपेक्षा केवल इतनी है कि मंडल में जो चर्चा होगी उसको ठीक तरह से एक कागज पे, भले ही बुलेट पॉइंट में, बिंदुओं के रूप में लिखा जाए, दस्तावेज बनाए जाए। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भूल जाने के कारण भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी अच्छी बातें समाज के सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन करना भूल गए, और जो डॉक्यूमेंटेशन था वो नालंदा जैसे बड़े बड़े लाइब्रेरीज के अंदर जला दिया गया, और इस कारण से आज भारत के ज्ञान के बारे में डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता। हम आज से शुरू करें, अपन जो चर्चा करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन करें, और वो डॉक्यूमेंटेशन करके हमारे दिल्ली प्रांत को भेजना शुरू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मंडल दिल्ली में प्रारंभ हो, सारे देश में प्रारंभ हो। 1990 में 24 साल पहले LLB की शिक्षा पूरी होने के बाद मेरे मन में विचार आया कि जीवन में करना क्या। और मैंने अपनी माँ को जाकर के कहा, माँ, ये जीवन, ये शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार सारा तो भारत माता ने दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं अपना जीवन भारत माता को अर्पित करना चाहता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी मां मिली कि जिसने तिलक लगा करके विदा किया, एक बार भी आंखों से आंसू नहीं निकाले। मां ने कहा, जो मैं न कर सकी वो तुम करो। पिछले 24 वर्षों से 24 घंटे का प्रत्येक क्षण भारत माता के लिए जीने का आनंद ले रहा हूं। इसलिए उस ताकत से आप लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि 168 घंटे में से 1 घंटा भारत माता के लिए दीजिए। आज यहां पर मां सरस्वती के सामने संकल्प लीजिए। यदि समर्थ भारत के लिए शिक्षा हमको तैयार करनी है तो हमको उसके लिए समय देना पड़ेगा, हमको प्रयत्न करने पड़ेंगे, परिश्रम करना पड़ेगा। और वो परिश्रम करते हुए आप भारतीय शिक्षण मंडल के सच्चे अर्थ में कार्यकर्ता बने, केवल पर्ची फाड़ करके सदस्य नहीं। सप्ताह में 1 घंटा समय देने वाले कार्यकर्ता बने, अपने अपने स्थान पर मंडलों को प्रारंभ करें और अपने जीवन को सार्थक बनाने के साथ साथ पूरे विश्व की, मानवता की नई पीढ़ी को और मानवता का संदेश देने वाले, राष्ट्र का निर्माण करने वाले हम बने। इस प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम प्रश्नोत्तर का 15 मिनट का हमारा कार्यक्रम है। हमारे दोनों तरफ हमारे कुछ साथियों के पास कागज होंगे, जो लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासाएं हों तो लिख करके दे दें, मुकुल जी उनका उत्तर दें। प्रश्न आए हो तो दे दीजिए। प्रश्न, महाभारत काल में द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक थे, तब क्यों उस काल की प्रशंसा कर रहे हैं? आपकी भाषा में विरोधाभास है। कभी आप जिज्ञासा खत्म करने की बात कहते हैं
कभी कहते हैं कि हर बात पर तर्क नहीं करें। व्यापारियों के लिए जापान से नहीं, भारतीय किसानों से पूछो उनकी हालत। मैंने महाभारत काल की कोई मान्यता नहीं की। मुझे लगता है प्रश्नकर्ता के मन में होगा इसलिए उसको लगा। मैं तो केवल प्रक्रिया की बात कर रहा था कि एकलव्य की और अर्जुन की शिक्षा प्रक्रिया की बात कर रहा था। मैंने तो ना तो द्रोणाचार्य पे कोई टिप्पणी की, ना महाभारत काल पे कोई टिप्पणी, इसलिए वो महाभारत का विषय प्रासंगिक नहीं रह जाता इस संदर्भ में। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि द्रोणाचार्य भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शिक्षक हुए जो राजसत्ता के अधीन हो गए और जिसके कारण महाभारत, ये व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ। तर्क और जिज्ञासा में बहुत फर्क है। जिज्ञासा और तर्क एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। 4 स्थितियां होती है। पहली स्थिति होती है भ्रम। भ्रम की स्थिति में से उत्पन्न होती है शंका, और शंका के आधार पर जो विश्लेषण होता है वो तर्क की बात है। और जिज्ञासा है अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। एकदम फर्क है दोनों में, एकदम विपरीत है। इसलिए विरोधाभास प्रश्न में है, मेरे बोलने में नहीं। तर्क को जिज्ञासा का आधार मानना, ये हमारी अभी की जो पद्धति से हम शिक्षा सीख रहे हैं उसमें तर्क को जिज्ञासा मान लिया हमने, और उसी कारण गड़बड़ हो।